हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सलोनी क्वेस्ट में। साथियों, आज है 28 जुलाई और 28 जुलाई से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 को कारगिल विजय दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 2025 हम बात करें, जैसे कि ये हम 26 जुलाई 2025 को कारगिल विजय दिवस की कौन सी वर्षगांठ बनाई गई है? तो इस बार मनाई गई है कौन सी? 26वीं वर्षगांठ है, क्योंकि 1999 को हुआ था कारगिल युद्ध। कारगिल युद्ध हुआ था। युद्ध में ये हम बात करें तो 8 मई से एक्चुअली में ये स्टार्ट हुआ था, युद्ध शुरू हुआ था। उसके पहले खबरें आ रही थी कि वो लोग मतलब मार्च अप्रैल से ही जाकर के वहां पर घुसपैठिए गतिविधियां करना शुरू कर दिए थे। जब पता चला भारत को कि 8 मई से ये युद्ध शुरू हुआ, फिर ये जुलाई तक चला, मतलब 26 जुलाई तक चला। एक्चुअल में उसको पहले ही मतलब उसके पता चल गया था कि, लेकिन 3 चोटियों पर ये लोग कब्जा किए थे, कारगिल, द्रास और एक चोटी थी। जैसे कि हम बात करें तो उन तीनों पर कब्जा करते, मतलब दोबारा से कब्जा वापस लेते। 26 जुलाई आ गया। 26 जुलाई तक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट साइन करके बताया गया कि भाई हम लोग तीनों चोटियों पर फिर से अपना कब्जा हासिल कर लिए हैं। ये तीनों चोटियां कहाँ पर हैं? जम्मू कश्मीर में है। खैर, तो इस दौरान पाकिस्तान पर भारतीय सशस्त्र बलों की जीत के सम्मान में ये मनाया जाता है। 26वीं वर्षगांठ है इस बार की। इसमें ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे भारतीय सैनिकों की क्षति हुई भी, और मतलब बहुत सारे जैसे कि वीर गति को भी प्राप्त हुए थे, शहीद हुए थे। जैसा कि कारण ये था कि आतंकवादी जो थे वो और घुसपैठिए थे, वहां की आर्मी आतंकवादियों के भेष में आई हुई थी। वो लोग बेटर कंडीशन में थे क्योंकि वो लोग पहाड़ियों पर थे ऊपर से, तो यहाँ से नीचे से भारतीय सेना जा रही थी और ऊपर से आसान होता है पत्थर फेंको, यहाँ पर गोली मार कर मतलब मार दो, इस तरह से गोली भी मारो, और वहां भी पत्थर भी मतलब से मारा जा रहा था। तो ये स्थिति थी, लेकिन फिर भी बहादुरी दिखाते हुए जो भारतीय सेनाओं ने जीत हासिल की हुई है। चलिए, तो जैसे कि एक बार प्रमुख दिवस जो जुलाई महीने के रिवीजन कर लेते हैं हम लोग एक बार। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाते हैं। 1 जुलाई को ही जीएसटी दिवस और एसबीआई की स्थापना दिवस मनाते हैं। 5 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। 6 जुलाई को विश्व ग्रामीण विकास दिवस मनाया जाता है। और ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस हम बता दें जैसा कब मनाते हैं, ये मनाते हैं 10 जुलाई को। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और यहीं पर 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। 18 जुलाई की बात करें तो क्या मनाया जाता है? 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय, जैसा कि हम बात करें, ये मंडेला जी की जयंती होती है ना, उनकी जयंती पर मनाया जाता है। 18 जुलाई की बात आ रही है ये यहीं पर। अब 26 जुलाई को जैसा कि आप जानते हैं, क्वेश्चन है, हाल ही में जारी मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक दुनिया के तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो भारत 2028 तक तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, ये कहना है मॉर्गन स्टैनली का। मॉर्गन स्टैनली का थिंक टैंक भी है, ये बड़ी टैंक भी है, बैंक भी है, जैसे कि, और इसमें भारत के लिए प्रोडिक्शन जैसे किया है कि भारत की जो इकोनॉमी है वो $1 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। कब? लेकिन ये 2028 तक पहुंचेगी। और इसमें 5 राज्यों का योगदान रहेगा, इन्होंने बारे में बताया भी। उसके बारे में 5 राज्य में बात करें तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक, ऐसे 5 राज्य होंगे जो 1 ट्रिलियन से ज्यादा इकोनॉमी वाले बन सकते हैं। तो इनमें 5 नहीं तो जैसे 3 तो बनेंगे ही, ये कहना है मॉर्गन स्टैनली का। जब 5 का ये अकेले इन 5 का जो ट्रिलियन हो जाएगा इकोनॉमी, और अभी पूरे भारत की जो $4 ट्रिलियन इकोनॉमी है, तो सोचो 10 ट्रिलियन जो डॉलर इकोनॉमी बाकी के जो सारे राज्य मिलकर अगर पूरा करा देंगे इस हिसाब से, तो भारत पहुंच जाएगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। कब तक? 2028 तक, यानी कि बस अगले 3 सालों में हम लोग अगले तीसरी साल लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं। किसके बाद मतलब बात करें तो ये यूएसए है, फिर चाइना है, और तीसरे पर हम लोग आ जाएंगे। अभी कौन है? अभी वर्तमान में कौन है? जर्मनी, फिर जापान, इंडिया मतलब बात करें तो, लेकिन इंडिया ने रिसेंटली ही जापान को पीछे किया है, तो जापान इस हिसाब से अभी 5वें पर आ गया है इकोनॉमी के बारे में अगर कहें तो। क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पेन ट्रांसलेट पुरस्कार 2025 जीता? तो पेन ट्रांसलेट पुरस्कार, ये पुरस्कार जीत लिया है साथियों गीतांजलि श्री ने। नाम आपको जाना पहचाना लग रहा होगा, सुना भी लग रहा होगा, कई बार मैंने आपको रीजन भी करवाया हुआ है। गीतांजलि श्री से इन्होंने ही अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भी जीता था। क्या जीता था? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। कब जीता था अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार? ये आपको याद रखना है। और ये भी पूछा जाता है कि किसके लिए जीता था,
तो इन्होंने टॉम ऑफ सैंड जैसा कि उसके लिए जीता था। टॉम ऑफ सैंड जिसे हिंदी में कहते हैं रेत की समाधि या रेत समाधि, तो इसके लिए वो इनकी रचना थी। इसके लिए इन्होंने 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता था। पहली महिला बनी थी गीतांजलि श्री। अब इनको मिला है पेन ट्रांसलेट पुरस्कार। पेन ट्रांसलेट पुरस्कार अनुवाद पुरस्कार है, तो ये है गीतांजलि श्री। हम आपको बता दें कि भारतीय लेखिका हैं और इनको ये अवार्ड मिला हुआ है। कुछ दिन पहले पी एंड प्रिंटर पुरस्कार मिला था। प्रिंटर पुरस्कार किसे कहते हैं, जैसे जिसे मिला था तो वो भी याद रखना है। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 के लिए मिला है लीला अबू लैला को। लीला अबू लैला जो कि कहाँ की हैं, सूडानी मूल की स्कॉटिश हैं। और गीतांजलि श्री जो हैं ये भारतीय हैं। तो वंस एलिफेंट लीड हियर इनकी ये पुस्तक है जिसके लिए ये मिला हुआ है अवार्ड। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वन एलिफेंट्स लिव्स हियर, जैसा कि इसको आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन भी बनेगा। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा किस बैंक को वर्ष 2025 का जैसा कि सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया गया? विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक, सबसे बेस्ट जैसा कि सोचो, तो ये ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने घोषित किया है एसबीआई को। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि ऑलरेडी भारत की सबसे बड़ी बैंक है, इसको देखिए हम बात करें एचएस वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक फॉर द 2025 ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन में। ये बहुत बड़ी बात है और एसबीआई की अचीवमेंट है ये। तो फिलहाल इसका एसबीआई का मुख्य लक्ष्य है ग्राहकों को सरल और बेहतरीन, ये तो कोई लक्ष्य है नहीं, बस लॉन्च के लिए मतलब लंच के लिए भेज देते हैं। भारतीय स्टेट बैंक जो है इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी और बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ कोलकाता इनका मर्जर करके ये बनाया गया था। ठीक है, मर्जर करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मुंबई में हेडक्वार्टर है। सीएस सेट्टी जो इसके मतलब चला शिवानसु, ये वर्तमान में अध्यक्ष हैं इसके। एसबीआई स्थापना आप जानते हो, ये अभी 1 जुलाई को ही मनाया गया है। अभी मैंने आपको बताया भी था पिछले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने जनवरी 2026 से चीनी मीठे पेय पदार्थों पर एक नई उत्पाद शुल्क नीति लागू करने की घोषणा की है? चीनी या मीठे पेय पदार्थ मतलब शुगर बेस्ड पेय पदार्थ होंगे, उन पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाया है। किसने लगाया है? यूएई ने। संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात ने घोषणा की है कि वो शुगर बेस्ड शुगर जो है लेवल वाले जो भी ड्रिंक्स होते ना, उनको नए टैक्स रूल के तहत लाया जाएगा। तो यूएई ने यह घोषणा की हुई है। प्रति लीटर पेय पदार्थ के प्रति 100 लीटर मतलब मिलीलीटर में चीनी की मात्रा में आधार पर यहाँ पर की जाएगी। भारत में ना बहुत ज्यादा शुगर कंज्यूम होता है, लोग 10 मतलब 12 बार तो चाय ही पी जाते हैं दिन भर में। और उसके बाद फिर ये और यही जो कंपनियां जहाँ की हैं, ये कंपनियां कोका कोला हुआ या मतलब पेप्सी हुआ या कहें जो भी कंपनियां हैं, ये सब कंपनियां अपने देशों में दूसरा ड्रिंक बनाती हैं और भारत के लिए दूसरा ड्रिंक बनाती हैं। भारत के लिए जो ड्रिंक बनाती हैं उसमें शुगर की मात्रा होती है, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ के लोग ज्यादा शुगर कंज्यूम करते हैं और शुगर जो है बहुत ज्यादा घातक होता है। कहा जाता है कि डॉक्टर्स के थ्रू बताया जाता है कि 3 व्हाइट पॉइजन होते हैं। 3 व्हाइट पॉइजन माने गए हैं मेडिकल स्टैटिक में, मेडिकल इंडस्ट्री में। एक शुगर, चीनी जिसे कहते हैं, हम लोग नमक यूज करते हैं, नमक ज्यादा नहीं खाना चाहिए। एक मैदा, बनी हुई चीजें नहीं खानी चाहिए मैदा से, ये सब होती हैं, ये सब कम कर देनी चाहिए। 3 व्हाइट पॉइजन है डॉक्टर्स के द्वारा। खैर अबू धाबी इसकी राजधानी है, यूएई दिरहम यहाँ की मुद्रा है, मोहम्मद बिन जायद अल नहयान यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगर लोकेशन आप बात करें तो लोकेशन आप देखते होंगे जब ओमान की तरफ जाते हो, जैसे गल्फ ओमान की खाड़ी देशों के पास, तो यहीं पर एक देश दिख जाएगा आपको, यूनाइटेड अरब अमीरात। अच्छा देश है, भारत से ट्रेडिंग पार्टनरशिप में मैंने आपको बताया है तीसरा अभी लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है ये। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच अब तक का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता हुआ, यानी एफटीए हुआ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट? ये तो भारत और यूके ने, जैसे कि यूके बोले तो ब्रिटेन ने, यूनाइटेड किंगडम ने अब तक का सबसे बड़ा एफटीए साइन किया हुआ है। एफटीए मतलब होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसके तहत दो देशों के बीच में अगर एफटीए साइन हो जा रहा है तो इसके तहत की मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है ना प्रोडक्ट्स, उन पर 0% की बात टैक्स लगेंगे। कुछ एक आध ऐसे प्रोडक्ट होंगे जिन पर टैक्स लिया जाएगा, टैरिफ लिया जाएगा, बाकी के वो होंगे फ्री होंगे, ट्रेड फ्री होंगे। तो ऐसे ही भारत और यूके के बीच में अभी हुआ है। पीएम मोदी गए थे यूके में और इस पर डील साइन हुई है। मैंने आपको इस पर वीडियो दी थी,
आपने नहीं देखी है तो आप जाके उसको देख लीजिए। वीडियो एक्चुअल में काफी जैसे कि देर रात में हुई थी अपलोड, लेकिन आप देख सकते हो। इस वजह से अब बहुत लोगों ने नोटिफिकेशन नहीं गया होगा, तो आप वहां से देख लीजिए। आप चैनल पर जाकर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इससे पूरा का पूरा अपना जो ट्रेड का जो जियोग्राफिक्स है वो बदलने वाला है। हम लोग अभी अपने जो टॉप 3 ट्रेंडिंग पार्टनर हैं, कौन कौन है? सबसे पहले तो अमेरिका, दूसरे पर चाइना, तीसरे पर आता है यूएई। लेकिन एफटीए साइन हो जाने की वजह से और प्लस अमेरिका के बहुत सारे टैरिफ दबाव, या हो सकता है कि अभी तो डील नहीं हुई हो सकता है टैरिफ लगाएं। तो ये सब टैरिफ वगैरह लग जाने की वजह से हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में यूके जो है ये टॉप 3 में तो शामिल हो ही जाए ट्रेंडिंग पार्टनर्स में। और वैसे भी भारत और यूके के बीच में ये जो ट्रेड है, ये एफटीए जो माध्यम से टारगेट बना करके रखा गया है कि 2030 तक की मुक्त व्यापार समझौता होने की वजह से भारत और यूके के बीच में ट्रेड बढ़कर 120 बिलियन हो जाएगा। ये लक्ष्य रखा गया है। अब आपसे एग्जाम में हो सकता है ये लाइन ना पूछे, आपसे एग्जाम में पूछा क्या है, यहाँ के लाइन पूछेंगे। क्या पूछेंगे? जैसे कि 99% भारतीय सामान जो ऐसे हैं जो यूके में जाएंगे तो उन पर 0% टैरिफ लगेगा। ठीक है, मतलब फ्री ट्रेड होगा, कोई टैरिफ नहीं लगेगा। और यूके के जो 99% सामान भारत में आएंगे उनमें की बात हो रही, उन पर 3% का दर से जो औसत टैरिफ लगेगा ऑन एन एवरेज। किसी पर 2%, किसी पर 1% या किसी पर 3%। तो ऑन एन एवरेज की बात हो रही है, 3% तक सामान अगर इंडिया में आते हैं तब मिलेगा। मतलब कि भारत टैरिफ लगाएगा थोड़ा मोड़ा, क्योंकि कंपेटिटिव बात करें, विकासशील वो लोग देश हैं, हम लोग विकसित, वो लोग विकसित देश है, हम लोग विकासशील हैं। थोड़ा सा तो हम लोग लेंगे ही नाम मात्र का। और भारतीय सामान जाएंगे तो 0% टैरिफ पर 99% 1% के लिए छूट दी जाती है हमेशा। तो अब इसके तहत भारत क्या क्या चीजें वहां पर देता है? भारत वहां पर केमिकल्स वगैरह, इसके अलावा भारत के बहुत सारे जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं भारत के और यूनिक चीजें हैं वो जाती हैं, एक्सपोर्ट होती हैं। लंदन वगैरह में, ब्रिटेन वगैरह में लोग खरीदते हैं। ब्रिटेन से क्या चीजें आती हैं? ब्रिटेन से स्कॉच हो गया, विस्की हो गया, इसके अलावा लैंड रोवर गाड़ियां हो गई, जगुआर है, ये सब गाड़ियां भी, कारें भी हैं। तो दारू कार ये सब आता है इंडिया में वहां से। और बहुत सारे लग्जरी ब्रांड के जो कपड़े वगैरह है ना, ये सब आते हैं ब्रिटेन के। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम है की स्टारमर इनका नाम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वो वाले देख लीजिएगा आप लोग जरूर, जैसा कि आपको उससे डिटेल में अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस पूर्व प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड तोड़कर नरेंद्र मोदी भारत के दूसरे सबसे लंबे लगातार कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बने? तो लगातार कार्यकाल की बात हो रही है, प्रधानमंत्री बन गए हैं कौन से? दूसरे नंबर के बने हैं प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी। तो भारत के दूसरे नंबर लगातार बन गए हैं। अब इंदिरा गांधी जो है ना, ये पहले पूर्व प्रधानमंत्री थी, जैसा कि आपको पता ही है। तो इनका रिकॉर्ड तोड़ करके अब नरेंद्र मोदी दूसरे सबसे लंबे लगातार कार्यकाल वाले बने हैं। तो ये दूसरे सबसे लंबे लगातार जैसा कि है, इसमें हम आपको बता दें, ये बात आप ध्यान रखना कि आपको ये समझ में आएगा क्वेश्चन में कि पीएम मोदी जो है ये इंदिरा गांधी जी का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थी, और ये दूसरे सबसे लंबे लगातार कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बन गए। कैसे, आइए समझाते हैं। देखिए, भारत में सबसे लंबे अगर कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बोला जाए तो आप क्या बताओगे? जवाहरलाल नेहरू जी। ये 1947 में बने थे प्रधानमंत्री, 15 अगस्त के दिन, जब भारत स्वतंत्र हुआ था। इसके बाद से इनका कार्यकाल 27 मई 1964 तक रहा था। इनके निधन के बाद फिर आप जानते हो कि लाल बहादुर शास्त्री जी आए। खैर, अब इनका ये लगातार कार्यकाल था क्योंकि प्रधानमंत्री नेहरू का। इसके बाद इंदिरा गांधी जी का जो कार्यकाल लगातार रहा वो अब तक का दूसरा सबसे लंबा लगातार कार्यकाल रहा, जब ये 24 जनवरी 1966 को बनी थी प्रधानमंत्री और 24 मार्च 1977 तक रही थी। ये लगातार वाला इनका कार्यकाल रहा था। इसके बाद बीच में गैपिंग के बाद ये फिर से प्रधानमंत्री बनी थी। याद होगा आपको, 1980 में बनी थी प्रधानमंत्री, 1984 तक रही थी। 1984 में इनकी हत्या की गई थी, तो ये बीच में गैप था। 1977, जैसे 77 से आप जानते हो 80 तक, उसके बाद फिर से ये प्रधानमंत्री बनी थी। इसीलिए इनका कार्यकाल प्रधानमंत्री पीएम मोदी से ज्यादा है। लेकिन लगातार कार्यकाल जो था वो भी अभी पार कर लिया है किसने? पीएम मोदी ने। क्योंकि पीएम मोदी 26 मई से 2014 को बने पहली प्रधानमंत्री, पहली बार। तब से लेकर अभी तक इस हिसाब से 25 जुलाई को जैसा कि 477 दिनों का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया। 478 दिन का ये इनका जो इंस्टॉलमेंट काउंटिंग जो अभी तक जोड़ी जा रही थी, अभी तक लगातार, क्योंकि भाई अभी तक जोड़ा तो जाएगा ही ना इसको, पहले से अभी तक की जितना भी हुआ इनका
तो उस बेस पर बात हो रही है कि इनका जोड़ लिया गया। तो अब ये दूसरे नंबर के कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बन चुके हैं। कौन बने हैं? पीएम मोदी की बात हो रही है। अगर आपको पूछा जाएगा कि जवाहरलाल नेहरू जी कितने साल तक रहे थे, तो आप बताओगे 16 साल 286 दिन, लगभग 17 साल तक रहे थे। आपको ये बताना है, क्योंकि ये दूसरे नंबर के बने हैं पीएम मोदी जी, कार्यकाल, लगातार कार्यकाल के। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का शुभारंभ किया? नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी कौन ला सकता है? तो कोऑपरेटिव मिनिस्टर हो तो वही करेगा। तो किसने? अमित शाह जी ने, गृह मंत्री अमित शाह, जो कि सहकारिता मंत्री हैं, इन्होंने राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का शुभारंभ किया हुआ है। कहाँ पर? ये नई दिल्ली में हुआ है। तो इनके नेतृत्व में सहकार से मतलब बात करें समृद्धि थीम के साथ इन्होंने इसकी शुरुआत की हुई है। दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारिता नीति, तो इसका उद्देश्य है प्रत्येक तहसील में 5 आदर्श सहकारी गांव भी विकसित किए जाए, कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेशन के माध्यम से वो चल सके। तो राष्ट्रीय सहकारी बात करें नीति पहली बार 2002 में पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा लागू किया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। और जैसे कि अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में IBSF विश्व 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो रेड स्नूकर चैंपियनशिप की बात आई है, इसमें जीत लिया है रिले पावेल ने। ये स्नूकर चैंपियनशिप खिताब जीता है इन्होंने, और किसको हरा करके जीता है? तो जैसा कि पंकज जी को जीता है, मतलब पंकज जी को हराकर। पंकज अडवाणी फाइनल में हार गए। अब पंकज अडवाणी जी अपने बर्थडे पर हारे हैं। ये लगातार, जैसा कि हम बात करें, मतलब जीतते आ रहे थे अभी तक। आपने देखा पिछले दिनों में कई खिताब जीते लगातार, लेकिन ये है पंकज अडवाणी जो मतलब ये हार गए। अब युवा खिलाड़ी से हारे हुए हैं, वेल्स स्नूकर खिलाड़ी हैं रिले पावेल, इन्होंने इनको हरा दिया है। तो रिले पावेल हरा दिए हैं। अब यहाँ पर जैसे कि हम बात करें, जो पंकज अडवाणी है जो ये हारे हुए हैं इनसे, रिले पावेल से। आपको नाम याद रखना है, जीते हैं रिले पावेल। ये उपविजेता रहे, उपविजेता इन्हीं को कहा जाएगा, ठीक है, बोल रहे हैं। और कुछ यहाँ पर जैसे कि बात करें हम, कहीं खेल जो ये रिले पावेल जो है ये जीत चुके हैं 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप। पंकज अडवाणी जी का बर्थडे था, बर्थडे के दिन ये 29वां विश्व खिताब जीतने वाले थे, लेकिन ये हार गए फाइनल में जाके। खैर कोई बात नहीं, स्नूकर या बिलियंस की बात करें संबंध अब भी जैसा कि जाए किस खिलाड़ी से है, तो ऑप्शन में आपको बताना क्या है अपना, तो पंकज अडवाणी जी। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो पंकज अडवाणी जी हैं वो किससे मतलब रिलेटेड है, तो आपको बताना है। देखिएगा, पंकज अडवाणी को आपको नाम लगा देना है। अब अगला क्वेश्चन है, किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध रंगमंच उस्ताद रतन थियम का हाल ही में निधन हो गया? उस्ताद रतन थियम ये साथियों पद्मश्री से सम्मानित थे। भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान होता है, और रंगमंच के उस्ताद थे, थिएटर आर्टिस्ट थे, बहुत ही फेमस। तो इनका अभी निधन हो गया है। ये जो इन्होंने बहुत सारी कृतियों में, जैसे चक्रव्यूह हुआ, उत्तर प्रियदर्शी हुआ, हेनुंग सीबी, पृथ्वी, चिंगलोनम, मम्पक, तंपकम्मा, ये इनकी प्रमुख कृतियां रही हैं। चक्रव्यूह ने मतलब जैसे कि 1987 में एडनबर्ग अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में फ्रिज प्रथम का अवार्ड भी जीता था, और 1989 में इनको पद्मश्री मिला था। 87 में संगीत नाटक अकादमी भी पुरस्कार मिल चुका है इनको। इसके अलावा मणिपुर की बात करें तो मणिपुर से आते हैं ये, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड भी मिल चुका है। तो इनका नाम आपको याद रखना है, रतन थियम इनका नाम है। इनका निधन हो गया है। पिछले दिनों में और भी जो अपडेट्स हुई हैं, जैसे कि निधन हुए, उनका एक बार हम लोग रिविजन करते हैं। जैसे वीएस अच्युतानंद केरल के पूर्व मुख्यमंत्री थे। एलन बर्गमैन ऑस्कर विजेता गीतकार थे, मैराथन धावक थे। फौजा सिंह मतलब जैसा कि आप जानते हो मैराथन धावक थे। मारुत चितमपल्ली जो प्रख्यात पर्यावरणविद और वन्यजीव विशेषज्ञ थे, पद्मश्री से सम्मानित हैं 2025 में। विजय रूपानी गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। वही जगह पर दाजी पनसीकर की बात करें तो प्रख्यात विद्वान, लेखक और साहित्य समालोचक हैं ये। सुखदेव सिंह ढाडसा ये राजनीतिक थे। सरोज घोष राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद के संस्थापक थे। MR श्रीनिवास प्रख्यात परमाणु वैज्ञानिक थे। तो इन सबका भी निधन हुआ है पिछले कुछ महीनों में। अगर आप लोग रिवीजन करते रहा करिए, जिससे आपको क्या रिमाइंड होता रहता है, तो आपको याद रहेगा फाइनल एग्जाम, मतलब जैसे कि आप जो भी एग्जाम दोगे किसी
प्रिपरेशन कर रहे हो जिसकी भी, तो उसमें आपको याद रहे। क्योंकि देखो, पढ़ना और याद करना तो आसान होता है, लेकिन वो हमेशा याद रहे, मतलब जब आप एग्जाम हॉल में जाते हो तो वहां पर याद रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए आप इसको रिमाइंड करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, जिससे आपको कंटिन्यू याद रहे। PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की। वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, सलोनी क्वेस्ट सर्च करेंगे, वहां पर आप सलोनी क्वेस्ट जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर जाके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं और उसे याद, मतलब जो आप पढ़ सकते हो, रिवाइज करना चाहते हो, उससे आप रिवाइज कर पाओगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन भी कर लेना, जिससे कि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।